This is an episode where we welcome veterans from various industries, those who are special, who have achieved something. However, beyond their designation, there is something, their hardships, their failures, their life lessons, and all of these, they teach us something. And today we are here to learn all these leadership skills from people across the globe. And आज हमारे साथ में है known as author Sherry. He is Supreet Singh Arora from New Delhi, an international public speaking coach, founder and chairman of MS Talks, 13 times TEDx speaker, and I will tell you बहुत जल्दी ये एक public speaking university भी लेके आने वाले हैं. So there are many things coming to you very soon from author Sherry. Welcome. Thank you very much. It's an honor to be here and feels so good that whatever you have achieved in your life, I mean, achievement is always an achievement, whether it's small or big, but whatever you achieve, and if somebody recognizes or acknowledges that, it feels good. Thank you very much. लोग जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो उनका जो लिप मूवमेंट होता है बड़ा ही विचित्र होता है, पर उस लिप मूवमेंट के पीछे कुछ रहस्य है. प्लीज उसके बारे में बताइए. हमारे लिप मूवमेंट का जो कनेक्शन है वो सीधा सीधा हमारी ब्रेन नर्व के साथ होता है. और बहुत सारे लोगों को ये भी शायद नहीं मालूम होगा कि जब हम अपने लिप मूवमेंट करते हैं तो हमारा ये जो क्रोनोफेशियल मसल होता है, इसे हम क्रोनोफेशियल मसल्स बोलते हैं, इसका एक्टिव होना बहुत जरूरी है. इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल वीडियोस भी इंस्टाग्राम पे वायरल होते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि आपको कैसे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को एक्टिव करना है एक्सरसाइज के द्वारा, या आपको अपने लिप मूवमेंट को एक्टिव करना है कुछ साउंड्स के जरिए. तो ये सारा कनेक्शन उसके साथ है. तो मेनली आपका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, सारा कनेक्शन उसके साथ है. पब्लिक स्पीकिंग में आपका ब्रेन, आपका वॉइस, आपका लिप, आपका फेस, ये सारा आपका टुगेदर काम करता है, एक मल्टीटास्किंग की तरह काम करता है. इसी वजह से क्या होता है अगर आप देखेंगे किसी पब्लिक स्पीकर को उसका वॉइस ठीक नहीं आ रहा, तो हो सकता है उसका शायद लिप मूवमेंट ठीक ना हो, या हो सकता है उसका क्रोनोफेशियल जो मसल है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है. तो वो सब चीजों का प्रभाव सीधा उसकी स्पीकिंग पर आता है, क्योंकि उसके बाद जब वॉइस क्रिएट होती है तो वो हम सीधा अपनी लेरिंग्स के साथ वॉइस को बाहर निकालते हैं. तो हम जब आवाज को बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें हमारी जो सांसें हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है, हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उसका प्रेशर कितना क्रिएट हो रहा है उसका बहुत बड़ा रोल है. तो ये सब थोड़ी साइंटिफिक बातें हैं. और धीरे धीरे जब आप स्पीकिंग करते हैं और बोलने का शौक रखते हैं, कितने लोग यहाँ बोलने का शौक रखते हैं? जो बोलने का शौक रखता है ना, या जिसको अपनी कहानी बताने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, या आपके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा फेलियर है या बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आप लोगों के साथ स्टेज से ऑथेंटिकली शेयर करना चाहते हैं, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग में उतर जाना चाहिए. और ये बहुत रिवार्डिंग है, क्योंकि आजकल पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप सब जगह पे पब्लिक स्पीकिंग को कनेक्ट कर सकते हैं. बिजनेस है, कॉर्पोरेट जॉब है, प्रोफेशनल है, या फिर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, या आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, या आप कोई सेलिब्रिटी हैं. आप देखेंगे सब जगह पर बोलना बेहद जरूरी है. शेरी, आपने बताया था कि 2 फिंगर एक मूवमेंट होता है जिससे हमको पता लगता है कि आपका लिप का मूवमेंट कैसा होना चाहिए. थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे आप? हाँ, तो 2 फिंगर फॉर्मूला होता है. ये 2 फिंगर है, इसे हम यू डालेंगे मुंह में. ये 2 फिंगर फॉर्मूला ये हेल्प करता है आपको डिसाइड करने में कि आपका मुंह कितना वाइडली ओपन होना चाहिए, क्योंकि सबके चेहरे का जो बिल्टअप है वो अलग अलग है. किसी का थोड़ा मास ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का थोड़ा फेस का शेप अलग होता है. तो अगर आप उसके हिसाब से आपका माउथ का इम्पैक्ट क्रिएट होता है. तो अगर आप ये 2 फिंगर फॉर्मूला यूज करेंगे, आप इसको आराम से पहले मुंह के अंदर डालेंगे यूं कुछ इस तरीके से. कहने का मतलब है कि आपका मुंह इतना ओपन होना चाहिए जब आप बोल रहे हैं. क्योंकि आपने देखा होगा कुछ लोग किस तरह से बात करते हैं, मैं बात करने लग गया और इसमें मेरा मुंह ज्यादा ओपन नहीं हो रहा, तो मेरी आवाज का सीधा इम्पैक्ट आ रहा है उसका. पर अब जैसे ही मैंने मुंह ऐसे खोला तो मेरी
बात का, आवाज का इम्पैक्ट देख रहे हैं कितना चेंज हो गया, एकदम से बदल गया। ये एग्जैक्टली होता है जब हम 2 फिंगर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं और इसको आप धीरे धीरे पब्लिक स्पीकिंग में यूज करते हैं। आपका एक कहो ना प्यारे जो मूवी है उसका एक डायलॉग है ऋतिक रोशन का और अमीषा पटेल का, आप उसको बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज करते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ में। प्लीज आज आप लाइव करके बताइए सर। नहीं देखिए, मैं वो डायलॉग थोड़ा मुझे आपको याद कराना पड़ेगा। मैं आई थिंक आपने मेरा बहुत पुराना वीडियो देखा है, ये मैंने उसमें कहीं पे बोला था कि जब आपस में ऋतिक रोशन और उसकी गर्लफ्रेंड बात कर रहे होते हैं तो वो एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में? हाँ हाँ, सच में। तो जब आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो क्या होता है, आवाज थोड़ी दब जाती है, ठीक है, क्योंकि आप अपने ब्रेन लेवल पे नहीं, अपने हार्ट लेवल पे स्पीकिंग कर रहे हैं। तो वो दिल से जब बात निकलती है तो दिल तक पहुंचती है। तो दिल तक पहुंचाने के लिए आवाज का हल्का दबना, उसमें इमोशन आना वो जरूरी है। इसलिए आप कभी भी नेचुरली देखेंगे कि जब लोग इमोशनली बात कर रहे होते हैं तो उनका जो आवाज होता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सबलाइन नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है ना। हाई ऑक्टेव, मीडियम ऑक्टेव, लो ऑक्टेव। तो मीडियम और लो ऑक्टेव के बीच में आवाज होता है। मैं तुम्हें सच में बता रहा हूँ कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर ऐसा हो गया है। अब गलती होगी तो क्या कर सकते हैं। तो ये मीडियम और लो ऑक्टेव के बीच में आवाज आ गई क्योंकि इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कुछ थिएटर के भी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो स्पीकिंग में आते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस एंड आर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। और ये माँ सरस्वती की कृपा के बगैर आपको नहीं आ सकती। मेरा ऐसा मानना है कि अगर लॉर्ड सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर, उनका हाथ सिर पे है आपके, तो आप बहुत जल्दी इस आर्ट को सीखेंगे, समझेंगे। और शौक और पैशन तो होना बहुत जरूरी है ही। So do you feel intelligent people also need to learn public speaking? Why not? I have seen lot of people जिनको 100 करोड़ 200 करोड़ या उससे भी ज्यादा पैसा का बिजनेस बनाना आता है, which means they have excellent business acumen. Right. But when it comes to share an idea of 5 CR, 10 CR, they are not able to express themselves in the way they should. That is where they need to learn the art of articulation. They need to learn the art of effective storytelling. They need to know how to express word by word. किसी बात को कहने का, प्रस्तुत करने का जो तरीका होता है वो समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं करीबन 2 साल पहले की बात बताता हूँ पांशु। मैं IIT गांधीनगर आपके एरिया में आया था और वहां पर मेरा लेक्चर हुआ। वहां पे बहुत ही शौक के साथ बच्चों ने मेरा वो पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप अटेंड करा एंड IIT गांधीनगर स्टाफ वाज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज मैंने कुछ नई चीजें वहां बताई जो लोगों को मालूम ही नहीं। और जब मैंने वहां का जो टॉपर था, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते हैं, जो सबसे ज्यादा होशियार है, जिसके सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट होते हैं, उनको मैंने बोलने के लिए बुलाया तो वो बच्चा बोल नहीं पाया। तो अगर आप टॉपर है तो भी सुन लीजिए, अगर आप बहुत होशियार है पढ़ाई में तो भी सुन लीजिए। आपकी होशियार होने का जो मेजरमेंट है वो आपके एकेडमिक्स है। वो एकेडमिक्स में तो नंबर अच्छे आ गए, लेकिन जो आपने पढ़ लिया या आपने कोई चीज क्रिएट करी, फॉर एग्जांपल आप IT फील्ड में और आपने एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि लाइफ चेंजिंग है। अगर वो लाइफ चेंजिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आप किसी को बता ही नहीं पाए कि आपने वो कैसे बनाया, आप उसको कैसे जोड़ पाए, कैसे उसका थॉट आया, कैसे आइडिया आया, कैसे इनोवेट करा और कैसे उसको कंस्ट्रक्ट करा, अगर आप इसके बारे में बता ही नहीं पाए, बोल ही नहीं पाए, तो उस आइडिया का क्या फायदा मिलेगा आपको। दैट इज व्हाई यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बनाना एक चीज है और कैसे बनाया उसको बताना ये एक और स्किल है। तो ये स्किल आना बहुत जरूरी है आज के समय में। तो आप वर्ड्स बोल दो, पर अगर आपका मैसेज वैसे कन्वे नहीं हो पाया तो वो इम्पैक्ट नहीं हो पाएगा। वर्ड्स का इम्पैक्ट भी होना बहुत जरूरी है।
हाँ, इम्पैक्ट तभी आता है जब आप किसी बात को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, समझाएं। जैसे अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले बोला आप ये वाला 2 फिंगर मेथड समझाइए, तो 2 फिंगर मेथड जब आपने मुझे समझाने के लिए बोला, एक्चुअली इट्स अ कॉन्सेप्ट। ट्रू। तो कॉन्सेप्ट जब आप किसी को समझाएंगे, तो कॉन्सेप्ट समझाने के दौरान अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो समझ जाइए कि भगवान ने आपको कुछ स्किल्स दिए हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो भी सुन रहे हैं लाइव या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, कि अगर आपका कॉन्सेप्ट बताने का तरीका अच्छा है, यानी कि आप लोगों को एडुकेट कर सकते हैं, पढ़ाने में मजा आता है। अगर आपको पढ़ाने में मजा आता है तो टाइप एजुकेशन इन द चैट बॉक्स, कमेंट में लिखिए एजुकेशन। आपको पढ़ाने में मजा आता है ना, तो फिर आपको लगेगा धीरे धीरे कि मैं कॉन्सेप्ट में फंडा जो होते हैं उसको क्लियर कर सकता हूँ, तो वो फिर आपको स्पीकिंग में बहुत हेल्प करते हैं। क्योंकि स्पीकिंग में आप एडुकेट ही तो कर रहे हैं। अब मैं पांचों आपके वीडियोस उस दिन देख रहा था, आपका एक एक वीडियो में आप कॉन्सेप्ट जो एक्सप्लेन करते हैं, यू आर एडुकेटिंग पीपल, एंड दैट इज वेयर द डिफरेंस इज। तो वो एजुकेशन बहुत जरूरी है, और वो एजुकेशन का जो स्किल है वो इम्पार्ट कैसे करना है वो हर किसी को नहीं आता। ये फर्क है थोड़ा। एक क्वेश्चन हमारे पास ऑडियंस से आया है, हम लेते हैं इसको। 2612 इनका लास्ट में डिजिट है। इन्होंने लिखा है, देखो मैंने आज कॉन्फिडेंस से बात की, पर मैंने जो सेंटेंस है वे क्लैरिटी से नहीं बोल पाई, तो उसके लिए मैं क्या करूं? क्लैरिटी से बोलने के लिए आपकी जबान है, इसे निकालिए। ये आपकी जबान है। आपकी जबान का अलग अलग जगह पे टच सही होना, यानी कि आपकी जबान अलग अलग जगह पे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो मेरी जबान अलग अलग जगह टच हो रही है। तो इज योर टंग कनेक्टिंग द राइट प्लेसेस टू प्रोड्यूस द साउंड? ठीक है, इसे फोनेटिक साउंड भी होता है, कॉन्सोनेंट साउंड भी होता है। ठीक है, फोनेटिक साउंड होता है जो हम शब्दों का उच्चारण करते हैं, जैसे बचपन में हमने वर्णमाला पढ़ा है, तो फोनेटिक साउंड है र, प, फ, ब, स, ये फोनेटिक साउंड है। ये साउंड्स का अगर आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर है तो आपका साउंड अपने आप क्लियर होगा और सीधा उसका इफेक्ट आपकी क्लैरिटी पे आएगा। ठीक है, तो आपका साउंड क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपकी क्लैरिटी सही नहीं है तो पहले साउंड क्लियर कीजिए। दूसरा, आपको ये समझना चाहिए कि आपके माइंड और माउथ की हार्मनी होनी बहुत जरूरी है। आपका दिमाग बहुत तेज भाग रहा है पर आपका मुंह स्लो चल रहा है, मुंह बहुत तेज भाग रहा है, दिमाग स्लो चल रहा है। आइडियली ये होना चाहिए कि मुंह आराम से चले और दिमाग को थोड़ा तेज दौड़ने दीजिए। कंटेंट देता रहता है दिमाग, फिर उस कंटेंट को फिल्टर करके बोलते जाइए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे स्पीकर्स ऐसे होते हैं जो आराम से बोलते हैं, और आराम से बोलने के साथ साथ उनको कंटेंट बहुत आता रहता है, फिर वो उस कंटेंट को चूज करके उसी क्षण उसी मोमेंट पे एक्सटेम्पोर बोलते हैं और क्लैरिटी के साथ बोलते हैं वो पांचू। तो क्लैरिटी अपने आप बाय प्रोडक्ट बन जाती है, क्योंकि आपके पास स्पेस आ गया, आपके पास टाइमिंग आ गया, आपका माइंड माउथ का हार्मनी आ गया, आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, और आपकी लिप मूवमेंट जिससे आपने इस इंस्टा लाइव की शुरुआत की थी वो भी सही है, which means your tongue is hitting the right areas. जब आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं, आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली चली जाती है, बिकॉज जो हम स्टॉक पाइल करते हैं ना इंफॉर्मेशन, वो वहां पर हमको स्ट्रक्चर हो जाता है कि अच्छा अब आगे क्या बोलना है। What is an anxiety? An anxiety एक इमोशन है। What is depression? It's an इमोशन है। अभी जैसे मैं जिस इमोशन में हूँ, आप जिस इमोशन में, हम किसी इमोशन में हैं। तो जिस फिजियोलॉजी में आप आ जाएंगे ना, जैसे मैं इस फिजियोलॉजी में हूँ जिसमें मेरी बॉडी मूव कर रही है, मेरे इमोशन आ रहे हैं, अब मैं इस इमोशन में आ गया हूँ, तो जिस इमोशन में मैं रहूंगा तो बाकी स्टेट ऑफ इमोशन ना वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगर मुझे बाय चांस कभी एंजाइटी होती भी होगी ना, पर इस मोमेंट पे मेरा फिजियोलॉजी डिफरेंट है, तो वो एंजाइटी आपको दिखेगी नहीं। सो यू कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये एंजाइटी एक इमोशन है। ठीक है, थोड़ा डीप इमोशन है, इंटेंस इमोशन है। राइट, हर चीज आपके इमोशन के साथ जुड़ी है। yes, और हम लोग इमोशन, जी कुछ कह रहे थे आप कहिए। जो इमोशनल हम बीइंग है, हम लोग इमोशनल बीइंग है, तो इमोशंस के इर्द गिर्द है सब कुछ। और एंजाइटी इमोशन आया तो एंजाइटी इमोशन में आप कंफ्यूज होंगे, कॉम्प्लेक्स थॉट्स में अपने आप को ट्रैप करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है, लो कॉन्फिडेंस फील करेंगे। वो उसके
पैटर्न है, वो उसका नेचर है, उस इमोशन का नेचर है। तो हर चीज का नेचर है, उसे समझिए। और एंजाइटी जैसे बता रहा था, इमोशन है, तो इमोशन के अराउंड इर्द गिर्द होगा सब कुछ। Now there is one more question which has popped up on the screen. Miss Roshu says, I have a question for you. Those people who are very scared of talking to someone, how can they overcome this shortcoming? Second question connected with it is, how can they make a relationship with the other person? That's it. देखिए, जो दूसरों के साथ बात करना होता है, इसमें यूजुअली क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस, इसका जो बेस है वो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास। आपका आत्मविश्वास जब डगमगा जाता है या लो हो जाता है, उसी वजह से दिक्कत आती है। सबसे पहला तो ये इसका प्राइम मोटिव समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर इसके रेपरकशंस होते हैं। तो लो कॉन्फिडेंस को ठीक करने के लिए आपने वो चीजें करनी है जिससे आपको कॉन्फिडेंस आपका वापस आए। आपका कॉन्फिडेंस क्यों लूज हुआ है, पहले उसको फाइंड आउट कर लीजिए, किसी पेपर पर लिख लीजिए। अपने साथ बैठिए और लिखिए कि आप कहाँ लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, या ऐसा कौन सा मोमेंट आया था जहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज हुआ था। आपको वो क्षण, वो मोमेंट याद आएगा, उसको लिख लीजिए। फिर वहां से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कीजिए और उस कॉन्फिडेंस की स्टेट को वापस लेके आइए। पहले तो ये करना है। दूसरा, आप आते हैं कि सामने वाले से बोलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसे एक तरीके का फोबिया भी होता है, पीपल फोबिया बोलते हैं इसको। पीपल फोबिया में क्या होता है, हम दूसरे के सामने बात करने से शर्माते हैं, और जब ये स्टेट आपकी डीप हो जाती है तो हम इंट्रोवर्ट स्टेट में एंटर भी कर जाते हैं। उसमें क्या होता है, हम दूसरे लोगों से बात करना पसंद ही नहीं करते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम नालायक हैं, हम होशियार नहीं है। इनफैक्ट इंट्रोवर्ट जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आपको जान के हैरानी होगी, जो जितने भी पब्लिक स्पीकर आप देखते हैं आजकल, पब्लिक फिगर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो बहुत सारे लोग उसमें इंट्रोवर्ट्स हैं। यानी कि वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं इंट्रोवर्ट होने की वजह से, क्योंकि इंट्रोवर्ट जो होता है वो बहुत डीप थिंकिंग के साथ, डीप थॉट के साथ अपनी बात को कहता है। कम बोलता है, लेकिन बोलता है तो बढ़िया बात, सब्सटेंस बोलता है। True. तो आपका जो पीपल फोबिया है, वो पीपल फोबिया हटाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए आप किसी मेंटोर की हेल्प भी ले सकते हैं अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो, और नहीं तो आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज कीजिए जिसमें आप कोशिश करें अपने आप को सोशली एक्टिव करने की। जैसे आप लोगों से मिलना चालू कीजिए, स्ट्रेंजर से बात कीजिए, हेलो हाय कीजिए, मेट्रो में जा रहे हैं, ट्रैफिक में जा रहे हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बात करने की कोशिश कीजिए, बिजनेस कम्युनिटीज में जा रहे हैं, नेटवर्किंग कीजिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी होती है। उससे फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस वापस आता है। ध्यान रहे कि सब कुछ स्टार्ट और एंड कॉन्फिडेंस से ही होगा, ये जरूरी है समझना। तो कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है वापस। दूसरा क्वेश्चन अगर आप रिपीट कर दें एक बारी। How can they make a relationship with the other person? So that means building rapport. हाँ, रैपो बिल्डिंग के लिए तो देखिए, सबसे पहले सामने वाले को और आपको सेम ग्राउंड पे आना पड़ेगा। सामने वाला ईस्ट की तरफ सोच रहा है, आप नॉर्थ की तरफ सोच रहे हो, तो आपका कॉमन ग्राउंड क्रिएट होगा। स्टेप नंबर 1 इज कॉमन ग्राउंड। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं जैसे, और आप कमर्शियल ट्रांसपोर्ट में हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं। तो आप कॉमन ग्राउंड क्रिएट कीजिए किसी बात को करके, या कि जिस तरीके से कि आजकल ये हैंडसेट बड़े चल रहे हैं। आपने कौन सा हैंडसेट लिया भाई? तो आप यूजुअली देखेंगे लोग इस तरह से बात करने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू अचीव इज कॉमन ग्राउंड। जैसे कॉमन ग्राउंड अचीव होता है तो आपकी एनर्जी आती है। हम जब बोलते हैं तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से हमारी एनर्जी सिनर्जी के साथ एक्सचेंज होती है। तो वी सिनर्जाइज विद द एनर्जी। तो उससे ऑटोमेटिकली सामने वाले को आपका भाव पता लगता है, आप अंदर से कैसे हैं, आपका ऑरा। कई लोगों को ऑरा रीड करने में दिक्कत नहीं होती, ऑरा रीड कर लेते हैं, तुरंत समझ जाते हैं आप क्यों पूछ रहे हैं, तो आपको उस मुताबिक आंसर कर देते हैं। तो ये करने से आपका कंफर्ट क्रिएट होगा। और तीसरा, आपको क्या करना है, आपको ज्यादा घुसने की जरूरत भी नहीं है किसी के साथ। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो सर्च आउट फॉर सम अदर पर्सन एंड टॉक, बट बी कंसिस्टेंट एट इट। और कोशिश ये भी कीजिए कि जितना ज्यादा आप चीजों को समझ पाए पढ़ करके और सुन करके, इससे भी बहुत कॉन्फिडेंस आपका वापस आता है। और आपके पर्सनालिटी का ये क्वेश्चन है, पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो आपकी पर्सनालिटी में बड़ा इम्पैक्ट आता है जब आप पढ़ते हैं और सुनते ज्यादा। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप अच्छे पॉडकास्ट को सुनिए,
और अगर आप कुछ अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़िए जिससे पर्सनल डेवलपमेंट हो। बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज होगी तभी आप किसी से बात कर पाएंगे, आपका कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो जाएगा, बट आगे क्या? So you need that knowledge to get it more connected. That's one of the aspect, for sure. Yes. Now let's move to a very interesting segment which is known as a rapid fire segment, where I'll be asking you few questions and you have to give rapid answers to it. अगर पब्लिक स्पीकर्स के लिए ट्रैफिक रूल्स होते तो कौन सी चीज पर रेड सिग्नल लगता? Pause. अगर कोई स्पीकर बोले मैं बस 2 मिनट लूंगा और फिर वो 40 मिनट लगा दे तो उसको आप क्या पनिशमेंट देना चाहेंगे? रिहर्सल। सनाज अगर एक इंसान होते तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होती? कंफ्यूजिंग। That's it? Okay. और अगर पब्लिक स्पीकिंग एक जिम होता, इट्स एन आर्ट एंड इट्स अ जिम, तो फेवरेट एक्सक्यूज स्पीकर्स क्या देते? फेवरेट एक्सक्यूज कि मेरा प्रैक्टिस करने का मन नहीं है। Okay, so practice is important. The more we rehearse, the better we get, right? Absolutely. अब स्पाइडरमैन का अगर सुपर पावर मिल जाए आपको, तो आप ऑडियंस को इंस्टेंटली अटेंटिव बनाएंगे या स्पीकर जो सुन रहे हैं उनके फिलर वर्ड्स डिलीट कर देंगे? नहीं, मैं सबसे पहले स्पीकर को एनर्जेटिक बनाऊंगा। एनर्जेटिक बनाएंगे, ओके। सो यू विल ट्रांसफॉर्म योर गुड एनर्जी एंड योर गुड वाइब्स टू द ऑडियंस। एब्सोल्युटली। आपकी कोचिंग का एक डिस्क्लेमर क्या है? एक अच्छा कोच आपको बहुत कुछ सिखाने की काबिलियत रखता है, उस पर कभी शक मत कीजिए। आप जब भी सीखने के लिए आए तो दिल खोल के और दिमाग खोल के सीखने के लिए आए। एक कोच आपको बहुत कुछ देने की काबिलियत रखता है, इसलिए वो कोच है। If your life as a public speaking coach had a tagline, what would it be? Living my passion. Lovely. And I'll tell you the audience today कि he has a very big mission, and his mission is to have coached 1 million speakers by 2030, and he has immense knowledge. It was so good to have you because your wisdom, your humor and your intellect added the masala to our life today. Lovely to have you on our show. Thank you so much. We come to the end of our show Behind the Title, episode number 8. Over to you for your end note. Public speaking is an art and science both. अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे इसको शौकिया तौर पे घर बैठे हुए कोशिश कीजिए कि अलग अलग स्पीचेस को सुना कीजिए। I'll advise you to listen to some speeches on a YouTube channel by the name of English Speeches. उसमें कैप्शंस भी लिखे आते हैं स्पीचेस के। आप ध्यान से स्पीचेस को सुनिए, कैसे एक स्पीकर बात को शुरू कर रहा है, कैसे एक स्पीकर बात को एंड कर रहा है, कैसे वो स्टोरी एक्सप्रेस कर रहा है, कैसे ऑडियंस को ह्यूमर के साथ इंटेलेक्चुअली एंगेज कर रहा है। ये सब चीजों को देखना शुरू कीजिए, और ये एक ऐसी चीज है जो बाय नेचर आपके साथ जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, क्योंकि एक इंसान दिन में 10 से 15 हजार वर्ड ऑन एन एवरेज बोलता ही बोलता है, और उसमें 80 से 85% टाइम जो है वो कहानियां होती है, स्टोरीज होती हैं। तो आप जब स्टोरीज बोल ही रहे हैं, बातें कर ही रहे हैं, तो क्यों ना इसे और इफेक्टिव तरीके से करा जाए, और क्यों ना इस चीज को अपना स्किल बनाया जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। Thank you so much, Author Sherry. It was so good to have you today. Lovely to see you with us today. Likewise.